हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी क्लास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी के एग्ज़ामिनेशन के लिए स्टैटिक टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं और हमने पिछले कुछ क्लासेस में क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में कुछ पढ़ा था, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। भारत में संगीत का जो विकास है वो वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत की उत्पत्ति के संबंध में बतलाया गया है। सामवेद के ऋषि को उद्गाता कहा जाता था, जो यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का सस्वर गायन करते थे। संगीत की उत्पत्ति ओमकार से मानी जाती है। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें ये माना जाता है कि ओमकार से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संगीत की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी देता है। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में कुछ घरानों के बारे में पढ़ा था। अभी एसएससी की परीक्षाओं में विभिन्न संगीत घराने जो हैं उनके संस्थापकों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत में शास्त्रीय संगीत की दो परंपराएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक कर्नाटक संगीत है और दूसरा हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत में किराना घराना एक प्रमुख घराना है। इसके संस्थापक अब्दुल वाहिद खान हैं और किराना घराना की ही एक प्रमुख गायिका गंगूबाई हंगल हैं। जयपुर घराना के फाउंडर अलादिया खान हैं। आगरा घराना के फाउंडर हाजी सुजान खान हैं। रंगीला घराना के फाउंडर फैयाज़ खान हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ठुमरी एक अत्यंत ही प्रसिद्ध गायन शैली है। ठुमरी को अ विमेन इन लव कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध गायक गुलाम अली इसके बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहे हैं। किराना घराना के प्रमुख गायकों में उस्ताद बड़े अली खान का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे शास्त्रीय गायन के साथ साथ रुद्र वीणा वादन करते थे। पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अत्रे किराना घराना की प्रमुख गायिका हैं। जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो यह 7 रागों पर आधारित है, जैसा कि आप जानते होंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा। यहाँ पर सा का मतलब अग्नि होता है, रे का अर्थ ब्रह्मा होता है, गा का अर्थ सरस्वती होता है, माँ का अर्थ शिवा होता है, पा का अर्थ विष्णु होता है, धा का अर्थ गणेश होता है और नी का अर्थ सूर्य होता है। तो इस तरह से ये जो संगीत की परंपरा है वो पूरी तरह से प्रकृति पर ही आधारित है और ईश्वरीय एवं आध्यात्मिक शक्तियों की साधना करने के लिए इस तरह के संगीत की उत्पत्ति हुई है। हिंदुस्तानी संगीत में 7 नोट होते हैं जिन्हें स्वर कहा जाता है और इनमें 22 श्रुति होते हैं जो कि स्मॉल पीच होते हैं। पीच को ही राग कहते हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में ध्रुपद ठुमरी से संबंधित कुछ बातें की थी। आज उसमें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ध्रुपद जो गायन शैली है वो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ध्रुपद का अर्थ इमूवेबल होता है। मध्यकाल में बैजू बावरा ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक थे। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने रंगीला घराना की बात कही थी। आगरा घराना को ही रंगीला घराना कहा जाता है और इसमें ख्याल और ध्रुपद नाम के गायन शैली को ब्लेंड करके मिला करके गाया जाता है, जो सुनने में काफ़ी यूनिक और रस भरा लगता है।
हिंदुस्तानी संगीत के घरानों में मेवाती घराना प्रमुख है। यह एक ख्याल बेस्ड सिंगिंग होता है, जैसा कि हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्हें पता करना हो वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो मेवाती घराना ख्याल बेस्ड सिंगिंग होता है। ख्याल का अर्थ इमेजिनेशन होता है, कल्पना करके गाना। इसमें इस्लामिक सूफ़ी और हिंदुत्व के कीर्तन का इफ़ेक्ट है। पंडित यशराज इसके फाउंडर माने जाते हैं, इसके प्रमुख गायक भी हैं। और मेवाती घराना के एक अत्यंत ही प्रसिद्ध गायक पंडित यशराज जी हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी की बात की थी। ठुमरी गायन की एक शैली है। यह सॉफ्ट और टेंडर नेचर का होता है और इसमें मिलन और विरह से संबंधित संगीत होते हैं। एसएससी की परीक्षाओं में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को डाला जा रहा है जो पहले एग्ज़ामिनेशन में नहीं आते थे। जैसे आपको जब मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो रेगुलर वर्सन हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आंदोलन हुआ, ये नेता थे। अब उसके अलावा डिफरेंट टाइप के एक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आज से शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। इस एक्ट का उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और साथ के साथ जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी उसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सर एलिजा एम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाले काउंसिल की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसका मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा करना। तो पिट्स के इंडिया एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए 6 सदस्यों वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। इसके बाद इंग्लैंड की संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पास किया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली था, उसे ख़त्म कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी ट्रेड करने के लिए भारत आ सकती थी। तो ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस समय यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत नेपोलियन ने यूरोप के कई सारे देशों को इंग्लैंड के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। तो अब इंग्लैंड को व्यापार के नए रास्तों को तलाश करना था। तो इसी कारण से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया था। और उसके साथ के साथ यूरोप में वाणिज्यवाद, मर्चेंटाइल इकोनॉमिक्स बहुत जोर पकड़ रहा था। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक थ्योरी आता है जिसे हम लैसे फेरे कहते हैं। लैसे फेरे का अर्थ होता है डोंट इंटरफेयर, या इसे कहा जाता है लीव मी अलोन। लैसे फेरे एक ऐसा मूवमेंट था जिसके कारण ट्रेड
करने वाले व्यापारी लोग अपनी सरकारों को कहते थे कि आप हमारे व्यापार में कम से कम हस्तक्षेप करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार का विकास हो सके। तो इंग्लैंड ने भी लैसे फेरे के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। इसी कारण से अब नई नई कंपनियां बनने लगी। लेकिन चाय और अफीम के व्यापार पर अभी भी जो चाइना के साथ होता था, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रखा गया, मोनोपोली रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और ट्रेड रेवेन्यू को अलग कर दिया गया। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें अक्सर छूट जाया करती हैं पढ़ने के क्रम में। 1833 का चार्टर एक्ट जब पास हुआ तो उस समय विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में सेंट हेलेना आइलैंड, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था, उसे इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कंपनी से छीन लिया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से राजनीतिक संस्था बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप अपने सारे ट्रेड एक्टिविटीज़ को बंद करिए। कंपनी ने अपनी सारी व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्शन दिया गया कि वो भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये खर्च करेगी। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में 1-2 बार नोट्स पढ़ लेते हो और देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हो, दैट्स इनफ, इतना बहुत है। बट प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं होता है और रेगुलर नहीं रहते हैं। और दूसरा एक कि सब्जेक्ट का नेग्लिजेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये थॉट आता है कि हाँ देख लेंगे, बाद में एग्ज़ाम के समय में कर लेंगे। तो अब वो समय नहीं रह गया है जीएस के लिए। जीएस का पैटर्न जो चेंज हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा। डू स्टडी, गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।